So, hello everyone, welcome to the lecture number 17th of GK PYQ series part 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 17th, यानी आज हम लोग का पहला लेक्चर होने वाला है इस वीक का। और पहला क्वेश्चन उसका ये है, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से गलत कथन का चयन करिए। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ठीक है। इसके बाद अभी मैं इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा कि फिर आप कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब मैं करेक्टली तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने रॉक के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको बताई हैं अभी तक या फिर नहीं बताई हैं, लेकिन ये लास्ट टाइम है जब आपको सारी चीज़ें रॉक के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ और इससे ही क्वेश्चन आपका बनने वाला है, जो भी क्वेश्चन रॉक से बनेगा। और इसके बाद जब भी हम लोग रॉक पे कोई भी क्वेश्चन आएगा फिर कुछ भी करेंगे तो उसको क्विकली फॉर्म में रिवाइज करेंगे रादर दैन कि पूरा फिर से उस चीज़ को लिखें। तो ध्यान से आप समझ लीजिए अच्छे से अभी इस टाइम, ठीक है। रॉक की अगर बात करें सबसे पहले इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पेट्रोलॉजी। रॉक की एज को कैसे निकालते हैं, रॉक की एज को कैलकुलेट करते हैं हम। इसका कार्बन का एक आइसोटोप होता है C14, उसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। इस मेथड का यूज़ करते हैं तो उससे हम रॉक की एज निकालते हैं। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं कि रॉक बनती कैसे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रॉक होती क्या है और वो कैसे बनती है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारा भरा होता है नीचे मैग्मा। ये मैग्मा किस लेयर में भरा होता है, इस लेयर को क्या बोलते हैं, ज़रा कमेंट बताइए। उसका नाम ए से स्टार्ट होता है, जो सेमी मॉल्टेन फॉर्म में होती है। अब ये जो मैग्मा है जब बाहर निकलता है तो लावा बन जाता है, ये नाम बस चेंज हो जाता है वही, ठीक है। तो वो बाहर निकला लावा बन गया। अब उसी लावा के सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक बनती है दैट इज़ कॉल्ड एज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बनी, इग्नियस रॉक बनी सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बोल लीजिए, फिर लावा बोल लीजिए, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर लावा। अब क्योंकि ये सबसे पहली रॉक है जो बन रही है फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन, डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी रॉक। अब ये जो प्राइमरी रॉक है, इग्नियस रॉक है, इसमें बहुत सारे इरोजनल एजेंट्स काम करेंगे। इरोजनल एजेंट्स क्या होते हैं, विंड, वाटर, ये सब इरोजनल एजेंट्स होते हैं। इसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और इसके सेडिमेंट्स क्रिएट करेंगे। इसके क्या क्रिएट कर देंगे, सेडिमेंट्स। और ये जो सेडिमेंट्स हैं अब ट्रांसपोर्ट होंगे थ्रू विंड, थ्रू वाटर, मतलब डिफरेंट फॉर्म से ये ट्रांसपोर्ट होंगे। और जब ट्रांसपोर्ट होंगे ये सेडिमेंट्स तो ये सारे सेडिमेंट एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे इस तरह से। फिर इसमें एक प्रोसेस काम करेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं लिथीफैक्शन, ठीक है, लिथीफैक्शन। इसी को हम कॉम्पैक्शन भी बोल देते हैं, बट लिथीफैक्शन ही आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो लिथीफैक्शन पक्का होगा। तो इग्नियस रॉक में क्या हुआ, इरोजनल एजेंट्स काम किए, सेडिमेंट्स बने, वो सेडिमेंट्स का लिथीफैक्शन हुआ और इस लिथीफैक्शन के बाद जो रॉक बनेगी दैट विल बी टर्म्ड एज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट से बनी है ना, इसलिए हिंदी में अवसादी चट्टान। हिंदी में क्या बोलेंगे, अवसादी चट्टान। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि ये एग्जिस्ट करती है आपकी लेयर्स के फॉर्म में, स्ट्रेटा के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एंड बिकॉज ये लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, स्ट्रेटा के फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे याद रखो क्योंकि लेयर्स के फॉर्म में तो बीच में इसमें कई फॉसिल्स भी छुपे हुए होंगे, ऐसे करके याद कर लीजिए। तो इसमें एकमात्र रॉक है जिसमें कि फॉसिल्स दैट इज जीवाश्म देखने को मिलते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम क्या बोलते हैं, जरा कॉमेंट में बताइए जल्दी से। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम बोलते हैं पेलिएंटोलॉजी, ठीक है, पेलिएंटोलॉजी। अब ये सेडिमेंट्री रॉक और ये इग्नियस रॉक, इन दोनों में से किसी में भी अगर हम बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो हमारी रॉक है ये हीट एंड, बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे, चाहे आपकी इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, इसमें अगर हम हीट एंड प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक में। ये मेटामॉर्फिक रॉक को मेटामॉर्फोसिस, मतलब ये जो चेंज इन फॉर्म हुआ ना, फॉर्म में चेंज हुआ ना, इग्नियस रॉक के फॉर्म में चेंज हुआ, सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में चेंज हुआ ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और उसके से जो रॉक बनती है दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। और ये हीट एंड प्रेशर कब पड़ता है, जब फॉर एग्जांपल बहुत ही अर्थ के अंदर, अर्थ के बीनीथ ही रॉक पहुंच जाती है, तभी हीट एंड प्रेशर पड़ता है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब जिस तरह लिथीफैक्शन एक टर्म एसोसिएटेड था विद द सेडिमेंट्री रॉक, उसी तरह मेटामॉर्फिक रॉक से दो टर्म्स एसोसिएटेड हैं। एक होता है लीनिएशन, जिसको कि फोलिएशन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है बैंडिंग।
लीनिएशन क्या होता है? जब लाइन से इस तरह से रॉक में आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनिएशन और फोलिएशन। बैंडिंग होता है जब ऑल्टरनेट लाइट और डार्क शेड्स देखने को मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैंडिंग। अब मुझे याद आ रहा है ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड से, अगर आपको याद आ रहा है, स्ट्रिएशंस नॉन स्ट्रिएशंस किस में देखने को हमें मिलती थी? मसल जो टिश्यू, जो हमें टिश्यू चैप्टर पढ़ा था उसमें जो मसल टिश्यूज़ होते थे उसमें देखने को मिलते थे, है ना। तो स्ट्रिएटेड नॉन स्ट्रिएटेड हमने पढ़ा था। खैर, मेटामॉर्फिक रॉक अब समझ में आ गया आपको किस तरह से बनती है। ये पूरा रॉक साइकिल है। जैसे कि इग्नियस बना, इग्नियस से फॉर एग्जांपल उसमें अगर सेडिमेंट्स उसके अवसाद बन गए तो सेडिमेंट्री रॉक लिथेफैक्शन से बन जाएगा। इग्नियस या सेडिमेंट्री में किसी में वो प्रेशर अप्लाई कर दिया, मेटामॉर्फिक। और अगर यही मेटामॉर्फिक, यही इग्नियस या फिर यही सेडिमेंट्री आपकी, यही अगर पहुंच गई अर्थ के अंदर, अभी मैंने क्या पूछा था आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कि मैग्मा कहाँ पे होता है? ये होता है एस्थेनोस्फीयर में। एस्थेनोस्फीयर का होता है, ये आपको मैंटल में देखने को मिलती है। एस्थेनोस्फीयर ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ये मैंटल में, जिस तरह ये हमारा ऊपर सबसे क्रस्ट होता है फिर आता है मैंटल, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एस्थेनोस्फीयर। और अगर हमारी ये जो रॉक है इस यहाँ तक पहुँच गई एस्थेनोस्फीयर से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ये फिर से पिघल जाएंगी और ये फिर से इग्नियस रॉक बन जाएंगी। तो पूरी रॉक साइकिल चलती रहती है, इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लेता है कि इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल क्या है, मेटामॉर्फिक के क्या है और सेडिमेंट्री के क्या है। तो इसके याद रखिए गब्रू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। ठीक है, गब्रू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके? इग्नियस रॉक के। वहीं अगर बात करें मेटामॉर्फिक के तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका मार्बल, क्वार्ट्जाइट, शेल एंड चिस्ट। एग्जाम्पल पूछेगा तो इन्हीं चार में से ही होंगे। सेडिमेंट्री की अगर बात करें, कोल आपकी एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, और लाइमस्टोन हो गया आपका, जिसमें भी आपको स्टोन दिख जाए, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये सारे आपके होते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक वैसे 3 टाइप की होती है, ऑर्गेनिकली फॉर्म, मैकेनिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड। बट इतना डीप में आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करते हैं। फॉल्स पूछा है, द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड बाय द डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ दैट मटेरियल विद इन द बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेडिमेंट्री रॉक क्या है? जब सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन हो जाए डिपॉजिट्स का, सेडिमेंट्स का सीमेंटेशन हो जाए, लिथेफैक्शन हो जाए, यही तो होता है लिथेफैक्शन। तो ये तो सही हुआ। बैकॉल रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजॉल्व्ड मटेरियल्स दैट प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सोल्यूशन। क्या ये हमने पढ़ा है? अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ पता आइडिया नहीं है कि बैकॉल रॉक्स कैसे क्या बनती हैं। बट थर्ड स्टेटमेंट, इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड थ्रू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, प्राइमरी रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक may be formed by simply by being deep beneath the earth's surface, subjected to high temperature and high pressure of the rock layers above it. यही तो हमने पढ़ा है, यही तो है मेटामॉर्फोसिस, चेंज इन फॉर्म, जहाँ पे इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक में बहुत ज़्यादा हीट एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर पड़ता है, तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक पे। किसके बारे में नहीं पता है, यही आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको ये रॉक के बारे में सारी चीज़ें पता हों, और ये सीजल में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो अभी 2023 में अभी जो रिसेंटली में ख़त्म हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और ये मैंने पार्ट 1 सीरीज़ में भी हम लोगों ने अच्छे से सारी चीज़ें जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, यही मैंने पार्ट 1 में भी आपको चीज़ें बताई थी, और आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे जस्ट बाई एलिमिनेटिंग द अदर ऑप्शंस। In which of the following industrial policy was the investment limit for tiny industry or unit increase for ₹2 lakh? यहाँ पे यानी कि कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, औद्योगिक नीति थी, जिसमें कि सीमा से कुछ याद आ रहा है, लप्पू सा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया 1980, 1991, 1956 या फिर 1977। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए? सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन केम इन 1948। इट लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल, भेल, ये सब जो हैं आपके फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1948 में आई थी उसके तहत इस्टेब्लिश हुए थे। इसके बाद आई थी सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, सेकंड आईपीआर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट आईपीआर, सेकंड आईपीआर, दैट केम इन 1956, और इसने डिवाइड किया इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंट शेड्यूल्स में। तो इसमें शेड्यूल ए, ठीक है, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी, इस 3 कैटेगरी में कंपनीज़ को डिवाइड किया। शेड्यूल ए में वो कंपनीज थी जिसमें कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही पूरी तरह से कंट्रोल था, सी पूरी तरह से प्राइवेट, बी गवर्नमेंट के हाथ में बट वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स का थोड़ा सा वो हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है। यहाँ से अगर देखें
तो लाइसेंस राज चालू हो जाता है। लाइसेंस राज का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा प्राइवेट प्लेयर्स को अगर ज़रा सा भी कुछ काम कहीं पे करना है। और ये लाइसेंस राज जाके ख़त्म होता है कब? जब हमारी इकोनॉमिक हालत हो जाती है खस्ता 1991 में, जब हमारे यहाँ पे हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। जब कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे समझाऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है क्या। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि हमारे पास इतने फॉरेक्स रिजर्व नहीं थे कि हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर सकें, क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी इंपोर्ट डिपेंडेंट थी। हमारे पास इतना भी वो फॉरेक्स रिजर्व नहीं था। फॉरेक्स रिजर्व मतलब जो फॉरेन रिजर्व है, जैसे डॉलर्स हो गए, तो हम उनको कुछ किसी चीज़ को इंपोर्ट कर सकें। तो फिर हम IMF के पास गए, जिसके पास हमारा बेटा रोज़ जाता रहता है। हम तो सिर्फ एक बार आज तक यही गए, और शायद क्या ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें आगे तो, लेकिन हमारा बेटा रोज़ जाता रहता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, तो इसने बोला कि आप अपनी इकॉनमी को खोलो मतलब इसको लिबरलाइज़ करो, प्राइवेटाइज़ करो, ग्लोबलाइज़ करो। तो LPG रिफॉर्म्स फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, किसके द्वारा? PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो LPG रिफॉर्म्स को इन्होंने किया, जो कि बहुत ही गेम चेंजर साबित हुए, और हमारी इकॉनमी काफ़ी जल्दी रिकवर कर पाई उस एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस वाली जो कंडीशन थी। तो ये लाइसेंस राज ख़त्म होता है यहाँ पे, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपॉर्चुनिटी दी गई ओपन पूरा कंपटीशन का, यानी कि आप खुल के खेलो जैसे गवर्नमेंट खेल रही है, ठीक है। तो 1956 वाला। और एक चीज़ यहाँ से याद आना चाहिए, दैट इज़ बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान में भी क्वेश्चन आ चुका है कि बॉम्बे प्लान जो था ये किससे एसोसिएटेड है। तो ये सबसे पहली बात 1944 में आया था, और ये भी आपका इकोनॉमिक प्लान था, ये आपका, ठीक है, इकोनॉमिक प्लान था, क्लियर, मतलब प्री इंडिपेंडेंस आया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, इन विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज द इन्वेस्टमेंट लिमिट। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है, जो टाइनी इंडस्ट्री है उनके 2 लाख बढ़ाई गई, वो किया गया था आपका 1980 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था उससे, ठीक है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री से मुझे याद आ रहा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके SSC एग्जाम में। क्वेश्चन इस तरह से आया कि इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का कितना हिस्सेदारी है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, और इसको पब्लिश कौन करता है, और इसका बेस ईयर क्या है? पब्लिश कौन करता है और इसका बेस ईयर क्या है? तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं इसमें 40% अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं ना। व्हाट आर 8 कोर इंडस्ट्रीज़? इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, नेचुरल गैस, ये सब आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। और ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं 40% बनाती हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो जब भी ये निकालना होता है कि भाई कैसा हमारी इंडस्ट्रीज़ परफॉर्म कर रही हैं, तो उसके लिए हम IIP को देखते हैं कि भाई किस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज़ परफॉर्म कर रही हैं। पब्लिश की अगर बात करें, CSO या फिर NSO, ठीक है, ये करता है, जो कि MOSPI, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और बेस ईयर की अगर बात करें तो 2011-12 इसका बेस ईयर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलिंग। और ये होता क्या आपका IIP? इट इज़ मतलब इट इज़ अ मेजर टू फॉर द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वही नाम में ही इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो अगर हमें इन्फ्लेशन देखना होता है फ्रॉम द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, तो हम IIP को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलिंग मीडियम फॉर द लार्ज hadron collider and the superconducting magnets in MRI scanners and NMR spectrometers। तो किसका हम यूज़ करते हैं एज अ कूलिंग मीडियम फॉर लार्ज hadron collider? आर्गन, हीलियम, क्लोरीन या फिर नियॉन? तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हीलियम। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा। अब हीलियम का और कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? तो हीलियम का हम यूज़ करते हैं बलून्स में। हीलियम का यूज़ किया जाता है बाय दी स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि अगर इसका यूज़ नहीं करेंगे तो होता क्या है, जब वो स्कूबा डाइविंग के लिए नीचे जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, और हाई प्रेशर में गैस की सोल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर नाइट्रोजन अगर बहुत ज़्यादा चली गई, बिकॉज नाइट्रोजन भी होती है जो गैस सिलेंडर्स ले जाते हैं स्कूबा डाइवर्स, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो ब्लड में एंटर कर जाती है, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज बेंड्स। काफ़ी खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए हीलियम को भी डिज़ोल्व करके रखते हैं, बिकॉज हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी एट हाई प्रेशर वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और डिजीज़ होती है जो हिमालयज़ में जाते हैं, यानी कि काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो उनको हाई ऑल्टीट्यूड डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड, जहाँ पे हाइपॉक्सिया डिजीज़ हो जाती है। हाइपॉक्सिया क्या होता है, या फिर एनॉक्सिया भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एनॉक्सिया, ये मतलब दोनों एक ही फॉर्म है। जब एनॉक्सिया हो जाता है तो मतलब देयर इज़ अ डेफिशिएंसी इन द ऑक्सीजन, और वो अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो हाइपॉक्सिया में लीड कर जाता है, और वो
डेथ तक भी कर सकता है। इसी वजह से जो काफ़ी हिमालय में एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज हाई अल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहती है, इसकी वजह से हाइपोक्सिया या फिर अनॉक्सिया हो जाता है। ये होता है आपका ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑर्गन से याद आना चाहिए आपको कि ऑर्गन हमारे एटमॉस्फेयर में 0.9% होती है। और ऑर्गन से ये भी याद आना चाहिए कि ऑर्गन को किसने एक तरह से डिस्कवर किया था, किसने एक तरह से इसको एयर से निकाला था। दैट वर विलियम रैमसे, जिसके लिए इनको नोबेल भी मिला था, विलियम रैमसे। एंड हमारे देश में रैले, ठीक है, रैले। ये कल भी हम लोगों ने निट्टो सीरीज़ में देखा था। कब किया था इन्होंने काम? 1894 में किया था, ठीक है। क्लोरीन से आप याद कर सकते हैं कि इसको एज हम डिसइंफेक्टेंट एजेंट यूज़ करते हैं, इसको वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो क्लोरीन गैस होती है इवॉल्व होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस में, अनोड में इवॉल्व होती है, देख चुके हैं। और इसी से फिर हम देखते हैं ये कॉम्पोनेंट होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2, जिसकी वजह से उसको भी ब्लीचिंग पाउडर को भी हम एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। और इनमें से कौन सी, इनमें से सिर्फ एक है जो डायटॉमिक है, उसका नाम बताइए आप। इन चारों में से सिर्फ एक ही है जो डायटॉमिक है, जिसकी जो परमाणुता है वो 2 है। वो कौन सा है? मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो कॉलम ए है, यहाँ पे कॉलम बी है, आपको मैच करना है। फाइके 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 मतलब एल्गे होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ एल्गे को हम क्या बोलते हैं? इसकी स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे क्लोरोफाइके, क्लोरो का मतलब ही ग्रीन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ना जाने कितनी बार किया था पार्ट 1 में, और ऑलमोस्ट ये सीजीएल जो अभी 2023 में हुआ था 5-6 बार आया था क्वेश्चन आपका, ठीक है। फाइकोफाइके, चलो मान लेते हैं कि ये क्लोरोफाइके आपको याद होगा। वैसे तो फाइकोफाइके आपका ब्राउन एल्गे होता है, बट फिर भी रोडोफाइके, ये कैसे याद रखना? आर से रोडो और आर से रेड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रेड एल्गे। और साइनोफाइके आपका ब्लू ग्रीन एल्गे होगा। तो हमने ये भी पढ़ा था कि ब्लू ग्रीन एल्गे को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे BADC आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। और आपको यहाँ से एल्गे से क्या क्या याद आना चाहिए? एल्गे एक फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है लाइकेन का, फंगाई का। और फंगाई ये एल्गे मिला के आपका बना देते हैं लाइकेन। एल्गे अगर बात करें फोटोसिंथेसिस से आपका फूड प्रोडक्शन करता है। एल्गे से हमें याद आना चाहिए प्लांट प्रोटिस्ट है, प्लांट के फाइलम थैलोफाइटा में आता है, ये हमें याद होना चाहिए कि थैलोफाइटा का मतलब होता है एल्गे। और प्रोटिस्टा में भी आता है, प्रोटिस्टा में हमने देखा था पैड। ये एग्जांपल्स होते हैं प्रोटिस्टा के, जो कि आपका एक एनिमल किंगडम है। P से प्रोटोजोआ, A से एल्गे और D से डायटम्स। तो वहाँ पर भी हमने एल्गे देखा था ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो जो ST पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको अरेंज करना है। तो सबसे जो ज़्यादा ST पॉपुलेशन है वो हमारे मध्य प्रदेश में, देन महाराष्ट्र, देन उड़ीसा। तो CBA आपका करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में क्योंकि बोला है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा CBA। अगर हम बात करें और यहाँ अगर बाई परसेंटेज बात करें, बिकॉज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बाई एब्सोल्यूट नंबर्स, ठीक है, ऑन एब्सोल्यूट टर्म्स तो मध्य प्रदेश में, बट अगर बाई परसेंटेज बात करें तो दैट इज़ मिज़ोरम, 94.4%। यहाँ पे टोटल ST पॉपुलेशन का परसेंटेज है। तो बाई परसेंटेज सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में। और अगर आपको याद हो जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमने पढ़ा था, कि सबसे जो ज़्यादा फॉरेस्ट हैं वो मध्य प्रदेश में बाई एरिया और बाई परसेंटेज आपका मिज़ोरम में है। तो आप देख सकते हैं ST पॉपुलेशन और फॉरेस्ट दोनों के टर्म्स में एब्सोल्यूट नंबर में फर्स्ट में आता है मध्य प्रदेश और बाई परसेंटेज आता है आपका मिज़ोरम। मिज़ोरम में अगर बात करें 94.4%, और इससे भी ज़्यादा अगर परसेंटेज में अगर बात करें तो लक्षद्वीप है आपका। जो लक्षद्वीप है इसका जो ST परसेंटेज का पॉपुलेशन है वो 94.8% है। क्लियर। और अब SC पॉपुलेशन की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर SC पॉपुलेशन की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। बट अगर बाई परसेंटेज बात करें, बाई परसेंटेज, तो ये है पंजाब में। लोवेस्ट अगर बात करें, लोवेस्ट SC पॉपुलेशन, तो लोवेस्ट बाई परसेंटेज अगर बात करें दैट इज़ इन मिज़ोरम, ठीक है। मिज़ोरम में सबसे लोवेस्ट। और एक चीज़, हाँ, ये एक बार पूछा गया था सेकंड नंबर पे। चलो एक बार क्या, जैसे यहाँ पे ST पॉपुलेशन पूछा गया ना कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, देन महाराष्ट्र, देन उड़ीसा में, तो उसी तरह यूपी सबसे टॉप पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है आपका वेस्ट बंगाल, और थर्ड नंबर पे आता है आपका बिहार। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि SC पॉपुलेशन इंडिया में टोटल कितना % कॉन्स्टिट्यूट करती है, एंड दैट इज़ रफली 16.6% है, ठीक है, 16.6%। और स्टेट विद नो ST पॉपुलेशन, जहाँ पे कोई भी ST की पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, नो ST पॉपुलेशन की अगर बात करें, ये है पंजाब, हरियाणा और आपका चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, यहाँ पे कोई ST पॉपुलेशन नहीं है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ। और एक चीज़ चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि SCs STs को हमारा रिजर्वेशन जो मिला हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में, वो कौन सा आर्टिकल है जिनको ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है? ठीक है, चलो लोकसभा में मैं बताता हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में आप बताइए। आर्टिकल 330 जो इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है लोकसभा में। रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश वॉज बेस्ड ऑन द डैश। भारत में राजस्व संग्रहण की रैयतवाड़ी प्रणाली जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, डैश पर आधारित थी। स्मिथ थ्योरी ऑफ रेंट, मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ रेंट, मार्क्स थ्योरी ऑफ रेंट या फिर रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो रैयतवाड़ी सिस्टम के रिगार्डिंग हमने अभी तक क्या पढ़ा, जल्दी से रिवाइज करते हैं। आई थिंक पिछले PYQ सीरीज़ में ही हम लोगों ने पढ़ा था। ज़मींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। कौन लाया, कब लाया, कहाँ लाया? कौन लाया? कॉर्नवालिस लाया। कहाँ लाया? बंगाल वाले प्रोविंस में लाया। परमानेंट सेटलमेंट इसको बोलते हैं, 1793 में लाया गया था और डायरेक्टली ज़मींदार से डील किया गया था। उनके पास हेरिडिटरी राइट से सनसेट क्लॉज था इसमें। रैयतवाड़ी कौन लाया? इसको लाया रीड और मुनरो, रीड एंड मुनरो लाया इसको, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो फिर बेंटिक भी ऑप्शन में हो सकता है, ध्यान रखना, रीड की जगह बेंटिक भी ऑप्शन में हो सकता है। और कब लाया? 1820 में। कहाँ पे? मद्रास वाला जो प्रोविंस था साउथ इंडिया में, ठीक है। डायरेक्टली किससे डील किया गया? रैयत से डील किया गया। और रैयत से डील किया गया और ये जो था आपका रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था। दैट मीन्स कि यहाँ पर रेंट जो है, एक रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट बोलता क्या है? रेंट इज़ अ डिफरेंशियल सरप्लस। रेंट इज़ अ डिफरेंशियल सरप्लस। दैट मीन कि सिंपल टर्म्स में अगर बात करूँ, ठीक है, सरप्लस सिंपल टर्म्स में बात यह है कि जो भी आप लैंड यूज़ कर रहे हो उसके लिए जो पैसा भरते हो दैट इज़ रेंट। ये बोलता है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, जिसपे कि हमारा रेवेन्यू जो रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बेस्ड था। बात अगर करें महालवाड़ी की, तो महालवाड़ी को कौन इंट्रोड्यूस करता है इंडिया में? होल्ट मैकेंजी। कब? 1822 में। कहाँ पे? NWFP वाला रीजन में। और महाल से यहाँ पर डायरेक्टली डील किया जाता था। महाल मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस। ज़मींदारी में ज़मींदार से एक इंटरमीडियरी था, रैयतवाड़ी में कोई इंटरमीडियरी नहीं था, डायरेक्टली रैयत से पेजेंट से डील किया गया। महालवाड़ी में ग्रुप ऑफ विलेजेस बना दिए गए, उनसे डील किया गया था। रैयतवाड़ी सिस्टम की अगर बात करें, दैट वाज बेस्ड ऑन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। आर से रैयतवाड़ी, आर से रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो जब भी हम आगे से पढ़ेंगे ज़मींदारी, रैयतवाड़ी या फिर महालवाड़ी, तो हम इन सारी चीज़ों के अलावा ये भी रिकॉल करेंगे कि रैयतवाड़ी से आपका रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। द लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स इज, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी है? 13.44 मीटर, 13.55, 13.4 या फिर 14 मीटर। तो अगर लेंथ की बात करें 13.4 मीटर होती है, और अगर बात करें इसकी विड्थ की, तो इसमें विड्थ होती है 6.1 मीटर की। और अगर फीट में पूछ ले तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट टू 20 फीट एंड दिस विल कॉन्स्टिट्यूट टू 44 फीट। और क्या पूछा जा सकता है आपसे? ये बैडमिंटन कोर्ट का हो गया। हाँ, बास्केटबॉल कोर्ट का आपसे पूछा जा सकता है, बास्केटबॉल कोर्ट का और वॉलीबॉल कोर्ट का, ठीक है। अभी दो याद करते हैं। एक तो बैडमिंटन याद कर लिया ना आपने, क्या? 13.44 एंड 6.1। वॉलीबॉल कोर्ट, और इसके रिगार्डिंग भी नहीं होगा तो मैं एक आपको अलग से PDF दे दूंगा। बाकी वो वाला जो PDF था मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था पिछले वाले लेक्चर में, दैट वाज रिगार्डिंग की जो स्कीम्स थी 2014 में, 15 में, 16 में, वो आज आपको आई होप मिल गया होगा। अभी तक नहीं मिला तो मिल जाएगा। बाकी ये वाला अगला मैं PDF कंपाइलेशन में कंपाइल करना चालू कर देता हूँ, ठीक है। 6.1 ये तो हो गया। बास्केटबॉल पे आते हैं, तो बास्केटबॉल में डायमेंशन याद रखिएगा, 94/50 होता है। 94 लेंथ, 50 आपकी विड्थ होती है। वॉलीबॉल की अगर बात करें 18/9, ठीक है, 9 का डबल 18, तो इस तरह से याद रखिए। और बास्केटबॉल में हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। हैंडबॉल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। आप कुछ लोग जान गए हैं इस मुस्कुराहट का आज। 8 नंबर क्वेश्चन है, तो ये सारे हम लोगों ने याद किए थे। 5 बास्केट लाए थे, 6 वॉली रखी थी। 7 दिन अब हम हैंड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें मिल गया बेस, है ना, तो बेसबॉल। और लास्ट में हमने पढ़ा था हैंडबॉल, ठीक है, सॉरी दैट वाज योर बेसबॉल, ठीक है। तो बेसबॉल में अगर बात करें तो नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं 9, ठीक है, और 7 होते हैं आपके हैंडबॉल और नेटबॉल, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन द डैश वॉज द असेंबली इन द विलेजेस विच वर इनहेबिटेड प्रीडोमिनेंटली बाई द ब्राह्मण्स। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको सेट असाइड रखते हैं, अब बाकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं। चोला एडमिनिस्ट्रेशन, उर क्या होता है? उर होता है जनरल असेंबली ऑफ विलेजेस, ठीक है, जनरल असेंबली ऑफ विलेज, ठीक। सभा क्या होता है? सभा होती है आपकी जनरल असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है,
जो जनरल असेंबली होती है विलेज पीपल की, वो उसको उर बोलते हैं, और जो ब्राह्मण्स की होती है उसको सभा बोलते हैं। और ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वही पूछा गया है, असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक, यहाँ पे कुछ और टर्म्स देखिए। नाडू क्या होता है? नाडू होता है आपका ग्रुप ऑफ विलेजेस। नाडू होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। और अगर बात करें वेल्लाला क्या होता है, या फिर वेल्लालर, ये होते हैं आपके रिच पेजेंट्स। उमानर कौन होते हैं? उमानर होते हैं आपके सॉल्ट ट्रेडर्स। ये क्वेश्चन मतलब ये सब तो पूछे गए, बट उमानर मैंने आज अभी तक नहीं एसएससी में देखा है, बट हाँ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लैंड ग्रांट्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ लैंड ग्रांट्स होते हैं और उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो जैसे हमारा एक लैंड ग्रांट होता है ब्रह्मदेय। ठीक है, ब्रह्मदेय होता है। एक शाल भोग होता है, शाल भोग। एक होता है आपका देवदान। ठीक है, देवदान। वेल्लन वगई, वेल्लन वगई होता है आपका एक। और एक होता है पल्ली छंगम। ठीक है, पल्ली छंदम। ये लैंड ग्रांट्स थे जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे किए गए। ये था लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स। ये जो ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट किया जाता था वो होता था ब्रह्मदेय। लैंड डोनेटेड टू स्कूल्स, एस से शालभोग एंड एस से स्कूल। लैंड डोनेटेड टू टेम्पल्स, देवों के लिए जो लैंड डोनेट की जाती थी। देव कहाँ पे रहते हैं? टेम्पल्स में रहते हैं। वेल्लन वगई, लैंड डोनेटेड टू नॉन ब्राह्मण्स। ब्रह्मदेव ब्राह्मण्स, वेल्लन वगई वेल्लन। वेल्ला अभी देखा था, वेल्लाला कौन होते थे? रिच पेजेंट्स होते थे, ब्राह्मण्स तो होते नहीं थे, तो ये नॉन ब्राह्मण्स होते थे। एंड पल्ली छंगम वॉज लैंड डोनेटेड टू जो जैन्स होते थे, उनको लैंड डोनेट की जाती थी। दीज वर लैंड ग्रांट्स। अच्छा, यहाँ पे सोशल कंडीशन थी जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, यहाँ पे जगह नहीं है, चलो कुछ यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैनेज करते हैं, और कुछ उस स्लाइड में लिख दूंगा मैं। दैट इज़ कि आपको मैंने बताया था एक संगम लिटरेचर हुआ। ठीक है, संगम लिटरेचर क्या था आपका? संगम लिटरेचर दैट वॉज योर, जो तीनों संगम थे उनको कलेक्टिवली मुच्छ संगम बोलते हैं। और उसमें संगम, सेकंड जो संगम हुआ था उसमें हमारा तोलका पीएम जो टेक्स्ट था, जो तमिल टेक्स्ट था आपका तोलका पीएम, इसमें हमें पता चलता है इस लैंड ग्रांट के बारे में। हमें पता चलता है 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। लैंड का 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन था, जैसे कि एक को बोला गया मुल्लई, एक मुल्लई थी लैंड। एक थी आपकी मारूथम, मारूथम। ये क्या थी? पहले ये दो देख लेते हैं। मुल्लई वो लैंड थी जो पैस्टोरल लैंड थी। पैस्टोरल लैंड का मतलब है जहाँ पे चारवाह होते थे। मारूथाम आपका था एग्रीकल्चरल लैंड। क्या था? एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 और लिख देता हूँ, दैट इज़ नेडल, नेडल, और आपका पलई, और आपका यहाँ पे एक मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं होगा तो उसको मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा अगर याद नहीं आया मुझे तो। नेडल की अगर बात करें, नेडल होता है आपका कोस्टल। ठीक है, कोस्टल। पलई की बात करें, ये होता है आपका डेजर्ट। तो जो डेजर्ट लैंड था उसको पलई बोला गया, कोस्टल लैंड को नेडल बोला गया, पास्टोरल को मुल्लई बोला गया, और मारूथाम को एग्रीकल्चर। वैसे तो 4 सही हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैचिंग में आएगा, और नहीं भी मैचिंग में आएगा तो भी आपको पता है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो ये 4 तो देगा ही ना। अगर मान लेते हैं 5वें के बारे में पूछ लेता है, वैसे तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, बिकॉज अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो मुल्लई पैस्टोरल लैंड हुआ, नेडल कोस्टल, मारूथम एग्रीकल्चरल, और पलई डेजर्ट। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया सभा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एंड दैट इज विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। ब्राह्मण की स्थिर अवस्था की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने सोची थी? फ्रेड हॉयल, हेरोल्ड जेफरी, पीर साइमन लैप्लेस, एडविन हबल। तो अगर हम सही बात करें तो ये स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, और ये दी थी हॉयल्स ने। हॉयल्स की स्टेडी स्टेट थ्योरी, उन्होंने ये बोला था यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग बट ऑल्सो मेंटेनिंग इट्स कॉन्स्टेंट एवरेज डेंसिटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, बट ऑल्सो मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी। ठीक है, और ये कब दी गई थी हॉयल्स के द्वारा स्टेडी स्टेट थ्योरी? ये दिया गया था 1948 में। क्लियर है? और इन्होंने लैप्लेस ने भी थ्योरी दी थी, दैट वाज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स। जो हमारा यूनिवर्स है इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। ठीक है,
हाँ, इसको हम नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलेस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। ये जो लैपलेस ने थ्योरी दी थी इसको हम बोलते हैं नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलेस। क्यों जानते हैं नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलेस के नाम से? बिकॉज ये नेबुला, नेबुला मतलब एक डस्ट वगैरह का क्लाउड, डस्ट और गैसेस का जो क्लाउड था, एक लार्ज क्लाउड था, वो कोलैप्स किया, ठीक है, एंड अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, और उससे हमारे सन और प्लैनेट्स बने। ये होता है हमारा नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलेस, ठीक है। नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलेस टॉक्स अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और मैंने आपको बता दिया इसमें है क्या। इसमें यह है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, जब लार्ज क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट कोलैप्स कर गए अंडर देयर ओन ग्रेविटी। दैट वाज लैपलेस का थ्योरी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 10th नंबर। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन? धन भ्रम की अवधारणा किसने दी? रॉबर्टसन, जेम कीनीज, इरविन फिशर या फिर एडम स्मिथ? मनी इल्यूजन, तो मनी इल्यूजन का ये जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था इरविंग फिशर ने, ऑप्शन नंबर 3rd। जेम कीनीज के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली में हम लोग पढ़ के आए थे जब हमने क्वेश्चन देखा था रिगार्डिंग स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी, इस स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी ये क्या बोलती है कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड दैट मीन कि लोग पैसा होल्ड करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं रादर दैन इन्वेस्टिंग। जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट लो होते हैं, तो लोग पैसा ज़्यादा रखते हैं कि वो खर्च करते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तो लोग पैसा ज़्यादा रखते हैं। दैट मीन कि स्पेक्यूलेटिव जो डिमांड होती है, स्पेकुलेशन की, वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, पैसा रखना, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब पैसा रखना। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी इसको हम बोलते हैं, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इंटरेस्ट रेट अगर लो होंगे तो स्पेकुलेटिव डिमांड हाई होगी, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो स्पेकुलेटिव डिमांड कम होगी, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा अपने पास कम रखेंगे। तो वाइसे मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन चलता है। लेकिन हमने एक ऐसी कंडीशन देखी थी जहाँ पे, वैसे तो हमने देखा था ये कैसा होता था, ये था रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक था ये, ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता था हमारा ये, ठीक है। और फिर हमने ये देखा था कि अगर लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता कि एक तो इंटरेस्ट रेट लो है और ऊपर से लोग इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट लो है, जो हमारी गवर्नमेंट हो मॉनेटरी पॉलिसी टूल का यूज़ कर रही है, बट फिर भी इंटरेस्ट रेट को हाई कर रही है और फिर भी लोग जो हैं पैसा अपने पास रखे हुए हैं। तो वो एक अलग कंडीशन होती है जहाँ पे ये परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन बन जाती है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर थ्योरी में। एडम स्मिथ के रिगार्डिंग ये चीज़ याद रखिएगा, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैंने मेन चीज़ तो बताई नहीं इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ मनी इल्यूजन? मनी इल्यूजन होता क्या चीज़ है? तो मनी इल्यूजन होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी इनकम है 10,000 रुपये है, ठीक है, मान लेते हैं आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम है 10,000 रुपीज़। अभी आप इस 10,000 का जो परचेजिंग पावर है, यानी कि आप इसमें जो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप इससे 10,000 रुपये से जितनी भी चीज़ें खरीद पा रहे हैं, ठीक है, एक्स अमाउंट चीज़ें हैं मान लेते हैं। अभी आपकी मैं इनकम बढ़ा देता हूँ, ठीक है, आपकी इनकम मान लेते हैं 2 साल बाद बढ़ जाती है और ये इनकम आ जाती है 12,000 रुपीज़, ठीक है, ये 12,000 रुपये हो जाती है। अब ये आपको तो लग रहा है कि हाँ 2 साल में ठीक है मेरी, या फिर मैं 14,000 कर देता हूँ, ठीक है, 14,000, ठीक है, 14,000। लेकिन आपने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जो आप पहले, आज से 2 साल पहले 10,000 में जो चीज़ें खरीद पा रहे थे वो आज 14,000 में भी नहीं खरीद पा रहे हैं। आपको लग तो रहा है, खुशी तो इस बात की मिल रही है कि आपकी इनकम इंक्रीज़ कर गई 4,000 से, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअल में जो पहले 10,000 की परचेजिंग पावर थी वो परचेजिंग पावर आज 15,000 रुपये की है। समझ रहे हैं आप? 10,000 में जो जितनी चीज़ें पहले आ रही थी उतनी आज के डेट में चीज़ें 15,000 उसके लिए लगेंगे, लेकिन आपका तो सिर्फ 14,000 है। तो एक्चुअल में आपकी इनकम घट गई है, बढ़ी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू इन्फ्लेशन। इसी वजह से बोला जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पैसा रख के एकदम रखे हुए हैं। गांव में लोग क्या करते हैं, जैसे पैसा आया वो अपने पास रखे हुए हैं। अब उसके भी रीज़न है बिकॉज इकोनॉमी की इतनी नॉलेज नहीं है, तो एक्चुअल में वो पैसा घटता जाता है विद टाइम, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है विद टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ है मनी इल्यूजन का। खैर, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, एडम स्मिथ को, और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं जो आपसे पूछता है। तो यहाँ पे मैं 2 बुक्स लिखता हूँ जो एडम स्मिथ की काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, और एक तो बहुत ही फेमस है एंड दैट इज़ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर एक है आपका इनविजिबल हैंड्स करके इन्होंने बुक लिखी थी, इनविजिबल हैंड्स, और इसको मैंने पढ़ रखा है। इसमें काफ़ी मतलब इन्होंने ये बताया किस तरह से जो यूथ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम हैं, आप हैं,
तो यूथ होता है जब खुद की हेल्प करता है तो कहीं ना कहीं इट इज़ हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, और एक इनविजिबल हैंड के तौर पे वो काम कर रहा है। और एक और बुक नोट करिए, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, ठीक है, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। 11th, नेम अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी इन विच पैरासाइट्स टेक एडवांटेज ऑफ द केयर ऑफ द अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज़ टू रेज देयर यंग। उस प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी अपने बच्चों को पालने के लिए एक ही प्रजाति व विभिन्न प्रजातियों के अन्य व्यक्तियों की देखभाल का लाभ उठाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है, इसको हम ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। और एक चीज़ कि पैरासिटिज्म से आपको क्या है, होता क्या पैरासिटिज्म का मतलब होता है परजीवी, दूसरे पे डिपेंडेंट होना, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, याद अगर आपको हो, प्लैटीहेल्मिन्थेस, याद आ रहा है आपको प्लैटीहेल्मिन्थेस में? प्लैटीहेल्मिन्थेस में हमने ये पढ़ा था कि ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या तो पैरासिटिक हो सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था पैरासिटिक हमारे क्या होते हैं, पैरासिटिक में हमने देखा था लिवर फ्लूक था, लिवर फ्लूक। और फ्री लिविंग में क्या था हमारा, प्लेनेरिया था जो आँख दिखा रहा था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एपीहाइट्स, ये एपीहाइट्स आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। इस पर भी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन बना आपका। तो एपीहाइट्स जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन में देखने को मिलते हैं, आर दीस पैरासाइट्स? आंसर इज़ नो, ये पैरासाइट्स नहीं होते हैं। अब ये पैरासाइट्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि देखो ये होते क्या है कि बेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है और ये दूसरे प्लांट में चढ़ते हैं, दूसरे प्लांट में चढ़ते हैं। अब ये जैसे कि कैस्कटा होता है, कैस्कटा होता है अमर बेल, ठीक है, हिंदी में अमर बेल बोलते हैं। अब ये कैस्कटा पैरासाइट होता है, ये दूसरे का सहारा लेके ऊपर चढ़ता है। एपीहाइट भी यही करते हैं, लेकिन एपीहाइट पैरासाइट नहीं है, ये है कारण। ये है पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे का खून चूसते हैं, यानी कि उसका न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, खुद की ग्रोथ के लिए दूसरे का न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, दैट आर पैरासाइट। ये सिर्फ सहारा ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, उसका न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा है, क्योंकि पैरासाइटिक नहीं होता है एपीहाइट। जो हमें कहाँ पे मिलता है देखने को, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म आप समझ गए क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है हमारा कैग, ऑप्शन नंबर 3। कैग में कौन कौन से आर्टिकल हमने याद किए हैं? आर्टिकल 148। और ये कौन से चैप्टर ऑफ यूनियन में दिया हुआ है? कौन से चैप्टर ऑफ यूनियन में? जल्दी से कॉल करिए, कल ही हम लोगों ने नेटो सीरीज़ में भी देखा था 148, 149, 150 एंड 151। तो सबसे पहले हमारा तो दिया गया 148 में कि देयर शुड बी अ कैग ऑफ इंडिया, ठीक है, एक हमारा कैग होना चाहिए। फिर 149 की अगर बात करें, इसमें ड्यूटीज़ एंड पावर्स दी गई हैं कैग की, इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या पावर्स हैं। देन 150 में अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। और 151 में दिया है ऑडिट रिपोर्ट की। अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको देता है? अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है सेंटर वाली जो है प्रेसिडेंट को, और स्टेट के केस में वाली देता है गवर्नर को। कैग जो है पार्लियामेंट में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, बट विदाउट राइट टू वोट, और इसको कोई मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। कैग जो होता है ये आपका गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहलाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, एंड फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ विच कमिटी कहलाया जाता है कैग? आपका जल्दी से रिकॉल करिए, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, क्योंकि पब्लिक पर्स होता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI अंडर आर्टिकल 266। यहाँ पे टैक्स नॉन टैक्स रिसीट्स आती हैं, सारा पैसा जो आता है वो यहीं पे आता है। सारा तो नहीं बोलना सही रहेगा, बिकॉज कुछ पब्लिक अकाउंट में भी आता है, लेकिन पब्लिक अकाउंट में कैसे आता है? जैसे कि आपका रेमिटेंस हो गया, बाहर से भेजा गया, जुडिशियल डिपॉजिट्स हो गए, यानी कि जो ये फाइन वाइन पढ़ते रहते हैं वो सब पब्लिक अकाउंट में जाता है। बट मेन जो पैसा है ना, मेन वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। जो पब्लिक अकाउंट होता है वो तो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है, लेकिन ये पैसा होता है संसद के हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में। इससे अगर आपको पैसा निकालना है उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल को पास करना पड़ता है, और तभी पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, और तब जाके कहीं से पैसा सरकार निकाल पाती है। तो उसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं, बिकॉज वो देख रेख करता है कि कितना पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, ये सारा काम करता है। और फ्रेंड एंड फिलोसोफर होता है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का, हम पहले भी देख चुके हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, फाइनेंशियल कमेटी है, 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। वॉज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ऑन द ईयर 1921। बाकी कमेटीज़ हम पढ़ चुके हैं। एस्टीमेट कमेटी 30 मेंबर, ऑल फ्रॉम लोकसभा, और उसको बनाया गया था आपकी
कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? रिकॉल करिए जल्दी से, जो हमारे कैबिनेट वाला था, कैबिनेट पहला कैबिनेट था, उसमें रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मथाई, अगर आपको याद हो, ठीक है, उनके रिकमेंडेशन में बनाया गया था। और कृष्णा मेनन एक कमेटी में बनाई गई थी आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन भी आई थिंक पूछा था कौन से चैप्टर में है, तो हम लोगों ने अभी कल ही रिकॉल किया था कि हमारा जो यूनियन होता है वो पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, सारी चीज़ें कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड में बता रहा हूँ, बिकॉज स्पीड थोड़ा सा कैरी करिए, एकदम आराम से नहीं हो पाएंगी इतनी सारी चीज़ें, ये पढ़ चुके हैं इसलिए, और 2-3 बार पढ़ चुके हैं। पार्ट 5 में अगर बात करें, चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 में यूनियन एग्जीक्यूटिव है, 52 से लेकर 78 तक, 79 से लेकर 122 तक आपका दिया पार्लियामेंट के बारे में। चैप्टर 3 में दिया हुआ ऑर्डिनेंस के बारे में, आर्टिकल 143। चैप्टर 4 में दिया यूनियन जुडिशरी और फेडरल जुडिशरी के बारे में, दैट इज सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पार्ट 5 में दिया हुआ आपका 124 से लेकर 147 तक। पार्ट 5 में दिया हुआ आपका चैप्टर 5 में दिया हुआ आपका कैग के बारे में। पहले कैग कौन थे? वी नरहरि राव थे, और अभी करंट में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। बस आगे बढ़ते हैं। और ये जो कंपाइल और मेंटेन करता है, एक चीज़ याद रखना, जो कैग होता है, कैग कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के ही सिर्फ जो अकाउंट होता है उनको कंपाइल और मेंटेन करने का काम होता है। पहले यूनियन गवर्नमेंट का भी ये अकाउंट कंपाइल और मेंटेन करता था, बट बाई 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 उससे इसको काम से आज़ादी दे दी गई। ये बोला गया तुम स्टेट का ही देखो, हमारा ज़्यादा मत देखो। मतलब ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कितना पैसा आया वो गया वो सब तो देखता ही है, बट कंपाइल और मेंटेन करने की बात आएगी तो वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का करता है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ व्हेन एनहाइड्राइट अंडरगो हाइड्रेशन? व्हाट इज़ एनहाइड्राइट? एनहाइड्राइट होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्राइट मतलब उसमें हाइड्रेशन नहीं है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो CaSO4, इसमें तुम हाइड्रेशन कर दोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, CaSO4.2H2 खत्म, जिप्सम। 373 केल्विन पे हीट कर दोगे POP बन जाएगा आपका, ठीक है। सॉल्ट के रिगार्डिंग कल भी हम लोगों ने निट्टो में पढ़ा था, एप्सम सॉल्ट क्या होता है? MgSO4.7H2O, ब्लू विट्रियल CuSO4.5H2O, वाइट विट्रियल ZnSO4.7H2O, ग्रीन विट्रियल FeSO4.7H2O। क्लियर। अगर बात करें मैग्नेसाइट क्या होता है? मैग्नेसाइट होता है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होता है हमारा 14th नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ टाइगर लीजन और फ्री इंडिया लीजन? निम्नलिखित में से कौन टाइगर लीजन या फिर फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक था? VD सावरकर, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना या फिर सुभाष चंद्र बोस? सही आंसर क्या होगा? अच्छा, VD सावरकर से पता है, तुम्हें हंसी आएगी, लेकिन अब पता है मुझे क्या याद आ रहा है VD सावरकर से? मुझे याद आ रहा है कि कल मुझे बता देना चाहिए था, जो मैंने नहीं बताया निट्टो सीरीज़ में, जब 1857 रिवोल्ट का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सावरकर ने बोला था 1857 को रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मुझे जाके ये चीज़ याद आ रही है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसको बोलते हैं। तो खैर दे रहा है, दुरुस्त है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को 1857 रिवोल्ट को बोला था VD सावरकर जी ने। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, इन्होंने बनाई थी आपकी गदर पार्टी। गदर पार्टी कब बनाई थी? 1913 में बनाई थी। इससे कौन सा इंसिडेंट एसोसिएटेड है जो 1914 में हुआ था? रिकॉल करिए, कोमगाटा मारू इंसिडेंट, जो जापानीज शिप का नाम था, जो हांगकांग से सेल थ्रू किया था, कहाँ पे? कनाडा, वैंकूवर में, जहाँ पे ये सब प्रोटेस्ट वगैरह हो गए थे वहाँ पे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने टाइगर लीजन या फिर फ्री इंडिया लीजन बनाया था, कहाँ, किसकी असिस्टेंस से? जर्मन की जो गवर्नमेंट थी, जर्मनी गवर्नमेंट के असिस्टेंस से इन्होंने इसको फॉर्म किया था। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें कि इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, तो इनका जन्म दिवस कब होता है? तो इनका जन्म दिवस होता है 23 जैन को, ठीक है। यहाँ पे चलिए सुभाष चंद्र बोस जी की रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ऑलमोस्ट सारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो बर्थ हुआ था 23 जैन को हुआ था, 23 जैन 1897। इसी 23 जैन 1897 और इसी बंगाल में आपका 1 मई को फॉर्म हुआ था, क्या फॉर्म हुआ था? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किसने फॉर्म किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। उनका जन्म दिवस कब होता है? उनका भी जनवरी को होता है, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनके जन्म दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस। और बाकी आपका दिमाग चलना चाहिए कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, उनका बचपन का नाम कहते हैं नरेंद्र नाथ दत्ता था। जरा ये बताइए, उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके बचपन का नाम क्या था? जी से चालू होता है, रिकॉल करिए जल्दी से दिमाग में, गंगाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो पराक्रम दिवस जो हमने अभी इस बार का बनाया वो 126 नंबर का था, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अंडमान निकोबार में तकरीबन 21 आइलैंड्स ऐसे थे जो अननेम्ड थे। उन अननेम्ड आइलैंड्स को जो हमारे परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ थे उनके नाम पे रखा गया। परमवीर चक्र के जो हमारे अवॉर्डी थे
उनके नाम पे अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड्स का नाम रखा गया। और सुभाष चंद्र बोस से आप क्या रिकॉल कर सकते हैं कि इनके पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास जी थे, ठीक है, चित्तरंजन दास जी इनके पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। और क्या रिकॉल कर सकते हैं, हाँ, कि इन्होंने हरिपुरी जो सेशन हुआ था, हरिपुरा सेशन 1938 में हुआ था, इसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। फिर 1939 में त्रिपुरी सेशन में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, जीत गए। पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया, जो कि गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव थे। मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए थे बोस जी और गांधी जी के बीच में। तो बोस जी अपना लड़ रहे थे चुनाव और इन्होंने 1938 में जीता। उसके बाद 1939 में गांधी जी ने बोला कि पट्टाभी सीतारामैया को हम अपनी तरफ से खड़ा करेंगे, हम उनको चाहते हैं, और उनकी हो गई डिफीट। सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए और उन्होंने फिर गांधी जी ने बोला कि पट्टाभी सीतारामैया की जो डिफीट है वो मेरी पर्सनल डिफीट है, इस तरह से। तो बोस जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने खुद की पार्टी बना ली। दैट वाज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। 1939 में पार्टी बनती है एंड दैट वाज विद इन द कांग्रेस बनाते हैं 1939 में। चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, 1939 में। और क्या चलिए अभी के लिए इतना ही। हाँ अच्छा, इनके जो स्लोगन्स थे, जैसे कि इन्होंने स्लोगन दिया था जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है, सॉरी एक्चुअली में था क्या कि जय हिंद मतलब यूज़ किया था सुभाष चंद्र बोस ने, बट एक चंपकरम पिल्लई करके थे, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, बट यूज़ मतलब बोस जी ने किया था, ठीक है। दिल्ली चलो हो गया आपका, ठीक है। और गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, गिव मी ब्लड यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाला। और फ्रीडम इज़ टेकन नॉट गिवन, ठीक है, फ्रीडम इज़ टेकन नॉट गिवन, ये स्लोगन भी हमारे बोस जी ने दिया था, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच डांस इज परफॉर्म बाई अराकू वैली, अराकू घाटी में कौन सा नृत्य किया जाता है, खुद, धिमसा, कल्पम, वीरनाट्यम या फिर लंबाडी। सही आंसर यहाँ पे होगा धिमसा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। खुद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था JNK में किया जाता है। बाकी जो आप देख पा रहे हैं कल्पम, वीरनाट्यम, लंबाडी, ये भी आपके, एक्चुअल में ये भी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अराकू वैली आपकी आंध्रा में है, और ये जो हैं आपके तीनों, ये भी आंध्रा में ही परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब धिमसा तो है ही है, कल्पम, वीरनाट्यम और लंबाडी ये भी आपके आंध्र प्रदेश में ही परफॉर्म किए जाते हैं। एक और है जैसे कि आंध्रा में, याद रखिएगा, बोनालू। वैसे तो जो हमारी YT शॉर्ट मेट्रिक सीरीज़ चल रही है उसमें मैं कवर करवा ही दूंगा आने वाले लेक्चर्स में, बट फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, भातकम्मा, ठीक है, भातकम्मा, कल्पम तो हो गया, कल्पम, वीरनाट्यम, ठीक है, और बस, ठीक है, बोनालू, भातकम्मा, कल्पम, वीरनाट्यम, लंबाडी, धिमसा, ये आप याद रखिएगा। कोड हमने देखा था पिछले लेक्चर में, जम्मू एंड कश्मीर का है। 16 नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शंस हैं आपके 15 to 21, 25 to 31, 5 to 11, 2 to 4। बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो हमारा सिटीजनशिप है वो पार्ट नंबर 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, भाग नंबर 2 संविधान में दिया हुआ है। सिंगल सिटीजनशिप का हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। कहाँ से लिया है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया इस कॉन्सेप्ट को, बिकॉज यूएसए में तो डुअल सिटीजनशिप होती है। और इसके आर्टिकल्स की अगर बात करें तो 5 to 11 है, बिकॉज पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो 5 to 11। अब ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो मैं बैच भी करवा रहा हूँ, जो 11 पे हम लोग की क्लास होती है, उसमें भी 5 से लेकर 11 तक सारे हमें नहीं पढ़ना है, बिकॉज ये जो आर्टिकल्स हैं ना, ये आज़ादी के तुरंत बाद या फिर 26 जनवरी 1950 से पहले किस तरह के सिटीजनशिप के नॉर्म्स थे, मतलब कौन सिटीज़न कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा, पाकिस्तान, भारत से जो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से जो भारत आया, भारत से और कोई मतलब पाकिस्तान में है, ठीक है, भारत आना चाहे, तो इस तरह के जो डिफरेंट तरह के नॉर्म्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं। अब हमें सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। 5 में बस थोड़ा सा देख लीजिए, इट इज़ रिगार्डिंग द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, कमेंस मतलब आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से लागू किया, इन्फोर्स किया। तो वही बोल रहा है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सिटीज़न कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा, वो आर्टिकल 5। तो अभी उसका कोई यूज़ ही नहीं है, कोई यूज़ ही नहीं है अगर हम देखें तो। इस वजह से ना तो इससे SSC कोई क्वेश्चन पूछता है और इसी वजह से ना ही मैंने इसको आपको ज़्यादा पढ़ाया, ठीक है। तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, SSC छोड़िए किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। 6, 7, 8 ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कौन पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान, क्वेश्चन जब आते नहीं तो फिर क्यों करना। आर्टिकल नंबर 19 की अगर बात करें, आर्टिकल 9 की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है पर्सन्स वॉलंटरली, यानी कि अपनी इच्छा से एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, एक्वायरिंग
सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, अदर फॉरेन स्टेट या फिर अदर कंट्री, नॉट टू बी सिटीजन, नॉट टू बी एन इंडियन सिटीजन, यानी कि अगर किसी ने अपनी इच्छा से दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार है ना, कैनेडियन सिटीजन है। 10 की बात करें, 10 पे पूछ चुका एक बार क्वेश्चन, एंड दैट वाज कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट, ठीक है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, यानी कि कौन कौन किसके जो राइट्स हैं एज ए सिटीजनशिप वो कंटिन्यू रहेंगे, वो दिया है वो आर्टिकल नंबर 10 में। तो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप वाला ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा याद रखिएगा, 9 वाला और 10 वाला, बस ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी तो फिर हमने देखा था कि जो सिटीजनशिप एक्ट था हमारा 1955 का, उससे हमारी चीज़ें डील हुई कि इसके बाद में किसको सिटीज़न डील किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और इस पर फिर हमने देखा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2019 में, जिसने कि ये बोला था कि 6 कम्युनिटी से जो लोग आए हैं, 3 कंट्रीज़ नेमली पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप के जो नॉर्म्स है उसको आसान किया गया, ठीक है। जो 11 ईयर्स जो रहने वाला जो था, 11 ईयर्स को ईज करके 6 ईयर्स किया गया उनके लिए। इस पे बस मुस्लिम कम्युनिटी नहीं इंक्लूडेड थी, इसी वजह से इतना बवाल हुआ था सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 17th नंबर पे। इन 2018 गूगल डूडल सेलिब्रेटेड दी 100th बर्थडे ऑफ मृणालिनी साराभाई, शी इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई को का 100वां जन्मदिन मनाया, वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। मृणालिनी साराभाई, आई थिंक काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा याद करो। हम लोगों ने जो ट्रिक देखी थी भरतनाट्यम में, क्या देखी थी कि भरत ने अलार्म बजाई, ठीक है, अपनी माता रुक्मणी देवी के पद्म छुए और अपने सुंदर सी देवी मीनाक्षी और सारे भाइयों को लेके वो बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और लौट के आके सो गया। इस तरह से हमने पूरा याद किया था। तो ये आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड है। भरतनाट्यम के अलावा कथकली, कथकली जो केरल का क्लासिकल डांस है वहाँ से संबंधित है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब हम कुछ ऐसे नाम देख लेते हैं जो मल्टीपल डांसेस से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई के अलावा इनकी बेटी हैं मल्लिका साराभाई, एक है हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका और यामिनी, ये दोनों लोग भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुडी से भी संबंधित हैं। किससे? कुचिपुडी, ठीक है। और कुचिपुडी के हमने एक्सपोनेंट कैसे याद किए थे अगर आपको याद हो? कुचिपुडी के हमने ऐसे याद किए थे कि सत्यम और सतीश जो हैं, सत्यम सतीश, ये गए थे कहाँ पे? ये गए थे आपके सत्यनारायण की कथा में, जहाँ पे इन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ क्या खाया? कच्ची पूड़ी खाई। इस तरह से हमने देखा था। सतीश से अपर्णा सतीशम देखा, सतीश से अपर्णा सतीशम देखा था। सत्यम से आपका वेम्पाता चिन्ना सत्यम देखा था। और ये भी देखा था कि अगर नाम में रेड्डी हो, मतलब कि अगर सर नेम में रेड्डी हो, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, तो भी कुचिपुडी से ही आपका संबंधित होगा। शोभा नायडू हो गई। और हमने फिर लास्ट में देखा था हलीम खान, ठीक है। और उसके बाद देखा था हमने राजपाल यादव को। याद आ रहा है आपको? तो जो वाईटी शॉर्ट्स को देखते रहिए, ठीक है। एक एक डेली आपको वीडियो मिलता रहता है। और ये हो गया आपका मल्लिका और यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सोनल मानसिंह भी, ठीक है। सोनल मानसिंह को याद रखिएगा कि जो हमारी सोनल मानसिंह जी हैं वो भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी से संबंधित है, ठीक है। किससे? ओडिसी से। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भरतनाट्यम एंड कथकली। यक्षगान कहाँ का है? आंध्रा का है। कथक यूपी का है। ओडिसी उड़ीसा का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द प्ले मृच्छकटिका। निम्नलिखित में से कौन मृच्छकटिका नाटक के लेखक थे? कालिदास, शूद्रक, अमर सिम्हा या फिर भाषा? मृच्छकटिका, इसके आपके थे शूद्रक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। कालिदास, जिनको हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, ये सारे इनकी राइटिंग्स हैं, ठीक है। शूद्रक इसका सही आंसर होगा। अच्छा, पंचतंत्र किसने लिखी है? पंचतंत्र, तो पंचतंत्र हमारी लिखी किसने? विष्णु शर्मा जी ने, ठीक है, विष्णु शर्मा। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन पूछा था मृच्छकटिका से कि मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा था उसने, द लिटिल क्ले आर्ट, इसको हम द लिटिल क्ले आर्ट के नाम से जानते हैं। द लिटिल क्ले आर्ट ये एक तरह का सोशल ड्रामा है जिसमें कि लव स्टोरी दिखाई गई है, लव स्टोरी दिखाई गई बिटवीन द चारुदत्ता, ठीक है, चारुदत्ता और वसंत सेन, ठीक है, वसंत सेन, इनके बीच की लव स्टोरी दिखाई गई है इस मृच्छकटिका में बाई शूद्रक। 19th नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? कार्नेटिक म्यूजिक, ये कैसा म्यूजिक होता है? ये सिस्टम ऑफ म्यूजिक है जो कॉमनली एसोसिएटेड है आपके जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, लाइक केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना। इन स्टेट से जो आपका म्यूजिक एसोसिएटेड है दैट इज कार्नेटिक म्यूजिक।
इसकी क्वीन बोली जाती हैं आपकी MS सुब्बुलक्ष्मी रोडोफाई। एक्चुअल में पता था क्या, ये क्वेश्चन आपका फिर से एल्गे से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मतलब एल्गे पे ये क्वेश्चन बेस्ड था, और अभी हम लोग एल्गे कर चुके हैं तो फिर मतलब क्या होता है उसको करने का। तो 3 ऑप्शन तो चेंज कर दिए, एक चेंज करना भूल गया और मैं पकड़ा गया मैं। तो MS सुब्बुलक्ष्मी की अगर बात करें तो कार्नेटिक म्यूजिक की क्वीन कही जाती हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा बिकॉज बेहद इंपॉर्टेंट है, अभी CHSL का मेंस खत्म हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया। और फादर किसको बोला जाता है कार्नेटिक म्यूजिक का, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना MS सुब्बुलक्ष्मी, क्योंकि ये फर्स्ट म्यूजिशियन है, फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न, ठीक है, फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्ना, ठीक है। तो भारत रत्न इनको अवार्ड मिला। और इन्हीं की अगर बात करें तो शी इज़ द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड विद रैमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको कि एशिया का नोबेल प्राइज़ भी हम बोलते हैं, ठीक है। कार्नेटिक म्यूज़िक के अगर फादर यहाँ पे लिख देता हूँ कि फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं पुरंदर दास जी को, ठीक है, पुरंदर दास। और रुक्मणी देवी अरंडले से भी आपको याद आना चाहिए कि शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड टू दी राज्यसभा, फर्स्ट विमेन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। आपको पता है ना राज्यसभा में 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कौन सी फील्ड से, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। किस तरह से हम लोगों ने याद किया था, लिसास से याद किया था, है ना, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। और इसमें एक और ऐड हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जहाँ पे 1/6 मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, और एक और जुड़ जाता है दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्लियर है। तो वहाँ पे 1/6 को नॉमिनेट करता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट हमारा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। जरा ये बताइए कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं क्या वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, हाँ या ना। 20th गुरु बिपिन सिंह, अ नृत्य चर अवार्डी, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी एंड कालिदास सम्मान अवार्डी, वॉज रिनोन्ड फॉर प्रमोटिंग विच क्लासिकल डांस फॉर्म। गुरु बिपिन सिंह हम लोग आई थिंक पहले भी देख चुके हैं। मणिपुरी, मणिपुरी को मणिपुरी रासलीला के नाम से जानते हैं। मणिपुरी से हमें याद आना चाहिए जागोई एंड चोलोम के बारे में। हमें याद आना चाहिए कि ये मेटी ट्राइब यूजुअली सेलिब्रेट करती है। मेटी यहाँ की कोई ST ट्राइब नहीं है, अभी देखा था, ठीक है, जो हाँ ठीक है, ये आपकी ST ट्राइब अभी करंट में नहीं है। ST का स्टेटस ग्रांट करने की बात कही गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा बवाल हुआ। और यहाँ पे और ये चीज़ याद रखना, एक ये भी क्वेश्चन पूछा CGL में, अभी आगे जब हम लोग देखेंगे तो आगे क्वेश्चन कि हंजाबा, ठीक है, हंजाबा का टाइटल दिया था राजा थे मणिपुर के, उन्होंने गुरु बिपिन सिंह जी को। मणिपुरी के एक्सपोनेंट भी हमने याद किए थे, वैसे तो अभी ट्रिक मैंने इसके लिए नहीं बनाई है YT शॉर्ट्स पे, लेकिन जल्दी आपको देखने को भी मिल जाएगी। बट झावेरी सिस्टर्स, ठीक है, बहुत पूछता है SSC झावेरी सिस्टर्स के बारे में। इसके अलावा देवयानी चालिया, ठीक है, देवयानी चालिया एंड चारू माथुर, चारू माथुर, ये नाम आप अभी के लिए याद रखिए। ओडिसी से आप क्या याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भूटान के राजा, मतलब भूटान के प्रधान आए थे यहाँ पे किससे मिलने, माधवी से मिलने, और ये बात बता दी थी विजय ने संजू और साहू को। तो भूटान से शगुन भूटानी, प्रधान से गंगाधर प्रधान, ओडिशा से ओडिसी, माधवी से माधवी मुदगल, और संजू से संयुक्ता पानीग्राही, और विजयने से विजयनी सतपति, और साहू से आप बताएंगे कमेंट में साहू से क्या था, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने याद किए थे। कुचिपुड़ी अभी मैंने बता दिया। कथक में हम लोगों ने पूरा देखा था कि महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब आपके कथक से संबंधित हैं। सितारा देवी हो गई, कामिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना हो गई आपकी, और एक अभी हमने देखा था दैट वाज, एक तो थी हमारी क्या विद्या गौरी अडकर, और एक क्या नाम मैं भूल रहा हूँ जो हम लोगों ने अभी रिसेंट में देखा था, क्या नाम था यार वो। लास्ट में हमारी ट्रिक में क्या था, मंगल ही मंगल होगा, मंगल से था अदिति मंगल दास। ये रिसेंट में अभी पूछा जा रहा है बार बार। तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज सबको पता है, सितारा देवी हो गई, बट अदिति मंगल दास, ठीक है, अदिति मंगल दास। बाकी तो आपको ट्रिक से सारे याद ही हैं, विद्या गौरी अडकर और आपके शोभना नारायण, कुमुदिनी लखिया, ये सारे आपकी कथक से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है 21, Who among the following was defeated in the Battle of Chanderi in 1528? 1528 में चंदेरी की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? लोधी, मेदिनी राय, शेर शाह सूर्य, फिर बाबर। तो बाबर के बैटल सब हम यहाँ पे याद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बैटल ऑफ चंदेरी था ना, वो लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर उसमें जीत गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। तो बाबर ने जो यहाँ पे युद्ध लड़े थे वो हैं आपके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघरा।
ये बैटल्स लड़े थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की अगर बात करें 1526 1526 में लड़ा गया, किसके बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा। और आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल था जहाँ पे बाबर ने जीता और दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके मुगल वंश की यहाँ से स्थापना करी, ठीक है। यहाँ पे इस बैटल में गन पाउडर का भी यूज़ हुआ था। खानवा की अगर बात करें तो ये 1527 में लड़ा, यानी कि बैक टू बैक है ऑर्डर में है ये लड़ा राणा सांगा के साथ, ठीक है, जहाँ पे बाबर की अगेन जीत हुई। फिर बैटल ऑफ चंदेरी की अगर बात करें 1528 मेदिनी राय के साथ। और घाघरा की अगर बात करें 1529 में अफ़गान रूलर्स, जिनको कि इब्राहिम लोदी का भाई था, उसका महमूद लोदी नाम था आई थिंक, महमूद लोदी लीड कर रहा था, ठीक है, अफ़गान फोर्सेस के विरुद्ध लड़ा था। तो ये आपको याद होना चाहिए एक ट्रिक से, जैसे भी बनाना चाहें कि पानी पिया, खाना खाया और चंदा लेके घाघरा पहन लिया, ठीक है, ऐसे करके आ सकते हो कि बाबर ने पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, चंदा लेके घाघरा पहन लिया। 1526, 27, 28, 29 इस तरह से ऑर्डर में आपको याद हो जाएंगे। शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं ने लड़े थे अगर आपको याद हो, और दोनों में शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। एक तो बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, ठीक है, और एक हुआ था हमारा बैटल ऑफ चौसा का, ठीक है। तो चौसा का पहले हुआ था, बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था, और बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था 1540 में। ये दोनों लड़े गए थे हुमायूं वर्सेस शेर शाह, ठीक है, हुमायूं वर्सेस शेर शाह, जिसमें कि जीत हुई थी किसकी? शेर शाह सूरी की, जिसका कि मौसोलियम कहाँ पे, समाधि स्थल कहाँ पे? सासाराम बिहार में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 22। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कन्वेज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित वही है, ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र का मतलब बताता है? रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर, ठीक है, सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑर्डर में याद होना चाहिए कि ऑर्डर में एक बार पूछ लिया था उसने। तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब है कि वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजंस, बट हमारा पार्लियामेंट, देश का जो संसद है, वो सॉवरेन नहीं है, बस ये पता होना चाहिए। खैर वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप में हो जाता है, वो आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखो हमारी कंट्री सॉवरेन है, दैट मीन्स वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजन। सोशलिज्म का मतलब है, सोशलिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं हमारे यहाँ पे। मिक्स्ड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों खेलते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब है हमारे यहाँ सारे धर्मों को मान्यता मिली हुई है। अब जैसे कि इन लोगों ने क्या किया है, पाकिस्तान वालों ने अभी रिसेंट में कि न्यूज़ आई थिंक होली वगैरह पे इन लोगों ने बैन लगा दिया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके कंट्री की इस्लामिक आइडेंटिटी खो रही है, क्योंकि ये खुद को बोलते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ इस्लाम धर्म को मान्यता देते हैं, बट हमारे यहाँ सभी धर्म को मान्यता है। एंड हमारे यहाँ पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, यूएसए में नेगेटिव सेकुलरिज्म है, वहाँ पे स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता है रिलीजियस मैटर्स पे, बट हमारे यहाँ पे होता है। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी जैसे कि अब्राहम लिंकन जी ने डिफाइन किया था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, लोगों के लिए सरकार। रिपब्लिक होता है जहाँ पे आपका इलेक्टेड हेड होता है, दैट मीन कि जो हेड है ऑफ द स्टेट है, पूरे देश का जो मुखिया है वो चुना गया है, वो हेरिडेटरी नहीं है। यूके में हेरिडेटरी होता है, हेरिडेटरी हेड होता है, और हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूके के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ से हमने इसको बोरो किया है, बस यही डिफरेंस है। बस यही डिफरेंस नहीं, लेकिन हाँ ये एक मेजर डिफरेंस है कि वहाँ पे हेरिडेटरी हेड होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्टेड हेड होता है। हमारे यहाँ का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होता है। 54 में इसका इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है, 55 में इसका मेथड ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है कि इनडायरेक्टली इलेक्शन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मत से इसका चुनाव होगा। और अभी मैंने पूछा तो थोड़ी देर पहले कि क्या नॉमिनेटेड मेंबर हिस्सा लेते हैं, तो जिन लोगों ने लिखा है हाँ वो गलत है, जिन लोगों ने ना वो सही है, क्योंकि इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर हिस्सा लेते हैं। इसके रिमूवल में अंडर आर्टिकल 61 तब नॉमिनेटेड वाले हिस्सा लेते हैं। इलेक्टेड में मतलब इलेक्शन में इसके सिर्फ इलेक्टेड एमपीज़ प्लस एमएलएस दोनों लेते हैं, लेकिन रिमूवल में ऑल एमपीज़, है ना। आगे बढ़ते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन है, भरतनाट्यम एक्सप्रेसेस साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज़ ऑफ डैश, बुद्धिज़्म, सूफिज़्म, जैनिज़्म या फिर शैविज़्म। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो क्या है? शैविज़्म, ठीक है, शैविज़्म। अब बाकी अगर बात करें वैष्णविज़्म पे हमारे काफ़ी बेस्ड हैं, जो डांस क्लासिकल डांस है। वैष्णविज़्म पे जैसे हमारे बेस्ड हैं मणिपुरी जो रासलीला है, ठीक है, सत्तरिया है, ठीक है, सत्तरिया है, कथकली है, ये सब जो आपके बेस्ड हैं वो वैष्णवाइट डांस पे बेस्ड हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो हमारा भरतनाट्यम शैविज़्म पे, भरतनाट्यम से क्या रख सकते हैं कि सादीर, एक हार्य,
और इसके एक्सपोनेंट्स और इन क्लासिकल डांस के बारे में कहाँ पे पता चलता है? नाट्य शास्त्र में पता चलता है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? नाट्य शास्त्र हमारा लिखा भरत मुनि ने, ठीक है, भरत मुनि ने इसको कंपोज किया, जिसमें कि हमें क्लासिकल डांस के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पता चलता है। जो आपका, एक सेकंड रुको, क्या मैं बताना चाह रहा था, एक सेकंड, हाँ, ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि ताल क्या होती है, ठीक है, डांस में ताल क्या होती है। तो डांस में ताल होती है, ता से होता है तांडव जो शिव जी को दर्शाया जाता है, और ल से होता है आपका लास्य है स्टाइल जो पार्वती जी के डांस को दिखाया जाता है। भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट्स की बात करें, अभी मैंने आपको बताया वही कि भरत एक था जिसने मतलब अलार्मल था, मतलब भरत था जिसने अलार्म बजाई, और वो किस तरह से वो क्या करके मतलब अपने पैर वगैरह छू के, वो हमने कोई ट्रिक देख रखी है। तो एक्सपोनेंट इसके जल्दी से रिकॉल करते हैं, क्या क्या एक्सपोनेंट है? अलार्मल वैली है, रुक्मणी देवी अरुंडले है जिसके बारे में अभी देखा था, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी नॉमिनेटेड टू दी राज्यसभा, पद्म से पद्म सुब्रमण्यम, और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, बाल सरस्वती, और यामिनी कृष्णमूर्ति हो चुका आई थिंक, और लीला सैमसन और सोनल मानसिंह, ये सब भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं आपके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24th। When did Linus Carl Pauling receive the Nobel Prize in Chemistry for his research into the nature of the chemical bond and its applications to the elucidation of the structure of the complex substances? कब इनको ये मिला, मतलब ये अवार्ड मिला, नोबेल मिला? तो 1956, 1954, 1958 या फिर 1950। अब ये नोबेल प्राइज़ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही रैंडम सा होता है, काफ़ी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन होता है। अब मेन यहाँ पे ये है कि जो भी अगर क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि अगर इसने कुछ पूछा है तो हो सकता है कि इसके टर्म्स में इंपॉर्टेंट हो, तो अगर ये आगे रिपीट होता है तो उसको हम कर पाएँ। तो लाइनस कार्ल पॉलिंग को नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री मिला था 1954 में, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ तिब्बतो बर्मीज लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सी तिब्बती बर्मी भाषा है? असमीज, त्रिपुरी, ओडिया या फिर तुलु, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और आज का सेशन होता है यहाँ पे हमारा ख़त्म। कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट में बताइएगा, बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर मन हो तो, है ना, आप लोग शेयर तो करते नहीं हैं, लाइक ही कर दिया करिए कम से कम, ठीक है। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और रिवाइज़ करते रहिए प्रीवियस लेक्चर्स को। थैंक यू।